हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आज की डेट है 30 जुलाई 2025। वी विल बी डिस्कसिंग थ्री मेजर आर्टिकल। पहला, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्या कंसर्न्स हैं। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटेन्ड साइट रूल 2025। जो ये डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं, इसको लेके गवर्नमेंट ने कुछ एक नए रूल्स लेके आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इटली के एजिंग पॉपुलेशन के बारे में। आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। देखिए, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक से आप इस पूरे टॉपिक को रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 से। इंटरनल सिक्योरिटी में एक सबसे बड़ा इशू जो हम पढ़ते हैं वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसकी शुरुआत वेस्ट बंगाल से हुई थी, बट बाद में कहीं ना कहीं आपको पूरे इंडिया में इसकी मूवमेंट देखने को मिली। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है अर्बन नक्सलिज्म का। तो गवर्नमेंट इसको कंटेन करने के लिए, मतलब यहाँ पर जो अर्बन सपोर्ट नेटवर्क है उसको कंटेन करने के लिए एक स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल लेके आई महाराष्ट्र में 2025 में। और इससे कुछ चीज़ें, कुछ परेशानी हमें देखने को मिल रही है। एक तो जो बिल है वो एम्बिगुअस है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के बारे में। कुछ हद तक इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ऑप्रेसिव हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मिसयूज के भी चांसेस इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी गवर्नर के असेंट के लिए ये बिल भेजा गया है, तो देखना ये है कि क्या ये बिल पास होता है या नहीं। बिकॉज एक्चुअल में 2024 में महायुक्ति गवर्नमेंट ने इसे प्रपोज किया था, एंड बाद में जब न्यू बीजेपी लेड कोलिजन गवर्नमेंट बनी तो विंटर सेशन दिसंबर में इसे इंट्रोड्यूस फिर से किया गया, जहां पर जॉइंट लेजिस्लेटिव कमेटी के पास इसे भेजा गया, जिसमें कुछ आप ये कह सकते हो कि 12,000 के करीब पब्लिक सजेशंस आए थे और कुछ ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्शंस आए थे यहाँ पे। बट 3 माइनर चेंज यानी एक कॉस्मेटिक चेंज के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया गया मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और अभी ये गवर्नर के असेंट के लिए गया हुआ है बिल। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो प्रॉब्लम आती है वो समझने की ये बात है कि अर्बन नक्सलिज्म होता क्या है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल या लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मोविस्ट इंसर्जेंट्स को अर्बन एरियाज में, उन्हें कहा जाता है। इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, एकेडमिशियंस और स्टूडेंट ग्रुप्स भी आ सकते हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी को और इनके प्रोपोगेंडा को स्प्रेड करते हैं। जो अब ये सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करते हैं, एंड इवन रिक्रूट्स के अंदर भी हेल्प करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई कई लोग कहते हैं कि भैया ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड, लाइक जो क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि ये टर्म पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये जो टर्म है कहीं ना कहीं ये डिसेंट यानी जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं उसको कुचलने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ह्यूमन राइट को कहीं ना कहीं ये वायलेट भी हो सकता है, वायलेशन भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस बिल में कहा जाता है कि भाई ये इफेक्टिवली प्रिवेंट करेगा अनलॉफुल एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इसमें डिक्लेयर किया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इलीगल डिक्लेयर की जा सकती है अथॉरिटीज़ के द्वारा बिना किसी जुडिशियल इंक्वायरी के। दूसरी चीज़, इनडेफिनेट पीरियड के लिए उसके ऊपर बैन लग सकता है। स्टेट ऑफिशियल्स अगर गुड फेथ में एक्ट करते हैं तो उनके ऊपर किसी भी तरह की लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। सेक्शन 2F इसका कहता है कि स्पीच, ओरल या रिटर्न, जेस्चर, साइन, विजुअल सिंबल्स, कोई भी ऐसी चीज यूज की जाती है जिससे पब्लिक ऑर्डर और किसी भी तरह का कॉज ऑफ कंसर्न ये कॉज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस रूल के अगेंस्ट आप कह सकते हो कि ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसमें प्रूफ ऑफ वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पोटेंशली इसको पीसफुल प्रोटेस्ट या आर्ट या कोई पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दैट्स वाई कुछ लोगों को कंसर्न है इस चीज़ को लेके। अब इसमें लोअर जुडिशरी को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया। जो भी अगर इसका केस होगा वो हाई कोर्ट्स के पास जाएगा। तो कहते हैं कि भैया हाई कोर्ट के पास जाएगा तो लोअर कोर्ट्स के लिए यहाँ पर कोई मौका ही नहीं है कि किसी तरह के अंतरिम रिलीफ किसी पर्सन को प्रोवाइड कर सके, तो जस्टिस मिलना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ी बात जो आ जाती है सर्वेलेंस की आती है कि भाई यहाँ पर किसी को भी, मतलब जो भी ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करने के लिए गवर्नमेंट इसका यूज़ कर सकती है। तो एक तरह से ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है, जहाँ पे वायलेट किया जा रहा है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को बाय बाईपासिंग द कोर्ट। दूसरा, इसमें जो डिसेंट है उसको कुचलने का भी काम कर सकते हैं, प्रेस फ्रीडम के भी ऊपर असर पड़ सकता है।
पॉलिटिकली मिसयूज किया जा सकता है, नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन में किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। देन एक्सेसिव पावर को यूज किया जा सकता है, जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि भी स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव लैटिट्यूड ऑफ पावर आ चुकी है, तो इससे किसी का भी सप्रेशन किया जा सकता है। मोर ओवर जुडिशरी जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, तो किसी तरह का इजी रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। कॉज ऑफ कंसर्न, अब ये वर्ड थोड़ा वेग हो गया। पब्लिक ऑर्डर, इंटरफेरेंस विद द पब्लिक ऑर्डर, इन चीजों को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया, तो इस वजह से क्रिटिक्स इसमें ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। वैसे इसी तरह के सिमिलर आपके एक्ट छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी लाए गए हैं। अब इसमें कई ऑपोजिशन की स्टेट्स भी हैं, बट द थिंग इज अब यहाँ पे एक कंसर्न ये आता है कि 5वीं स्टेट बनी है जिसने इस तरह के लॉ को इंट्रोड्यूस किया। ऑलरेडी हमारे पास अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है, बट उसके बावजूद इसको इंट्रोड्यूस करना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इस बारे में सोचने की विचार करने की हमारे को ज़रूरत है। बिकॉज महाराष्ट्र में अभी 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आपको देखने को मिलता है। तो दैट्स वाई एक कहीं ना कहीं कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके लोग रेज कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कंटेन्ड साइट या कंटेनमेंट साइट्स। अब देखो, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कोई हजार्डियस या कोई केमिकल वेस्ट को डंप कर रहा है, या अनट्रीटेड वेस्ट को डंप कर रहा है, या केमिकल स्पिल ओवर देखने को मिल रहा है, तो इस सभी को कंटेनमेंट या कंटेन्ड साइट की कैटेगरी में आप डाल दोगे, कि जहां पर आपको केमिकल का रिसाव देखने को मिल रहा है। अब ये आपके मॉनिटर किए जाएंगे जो रूल के अकॉर्डिंगली, हाफ ईयरली बेसिस पे यहाँ पे रिपोर्ट दी जाएगी। अच्छा, पहली चीज, इसको बनाया किसके अंडर है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसमें इसको क्रिएट किया गया। स्ट्रक्चर और टाइम बाउंड मैनर में एक लीगल प्रोसेस को डिफाइन किया गया है कि भाई पहले तो आप हाफ ईयरली रिपोर्ट देंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट जहां पर भी आपको ऐसे केमिकल फैलते हुए दिख रहे हैं किसी भी साइट पे। 90 दिनों के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी एक्सपर्ट बॉडी होगी, वो एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर डिटेल्ड सर्वे 3 महीने के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। फिर जो रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्ट बॉडी है, वो एक रेमेडिएशन का प्लान यहाँ पे तैयार करेंगे। अगर पोल्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ही विल बी द वन, लाइक 90 दिन के अंदर पहले उसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर बाद में रेमेडिएशन की कॉस्ट वो देगा अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है, बट इन केस नहीं हो पाता है तो सेंटर स्टेट इन दोनों को मिलकर पैसा देना होगा। अब अगर डेथ एंड डैमेजेस होता है तो उसको न्याय संहिता के अकॉर्डिंग, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंगली पनिश किया जाएगा। तो पहली बार है, पहले कोई हमारे पास यूनिफॉर्म लीगल मैकेनिज्म नहीं था रिहैबिलिटेशन के लिए, बट अब पहली बार ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करें तो पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। मोर ओवर टॉक्सिक लेगेसी साइट्स जो है जहाँ पर बहुत सालों से कूड़ा पड़ा है, तो कम्युनिटी को उससे भी प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। जैसे आपको दिल्ली का आपको अंबार देखने को मिलता है कूड़े का, वैसा एक टाइम बाउंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको हैंडल किए जाने की बात की जा रही है। एंड सिस्टमैटिक रिपोर्टिंग भी रहेगी इसकी। अब वैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात की जाए तो 1984 में भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, उससे ये निकल के आया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइड पावर देता है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर्स और ले सकती है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, किसी भी तरह की डायरेक्शन दे सकती है इंक्लूडिंग रेगुलेशन इंडस्ट्रीज को लेके। इवन अगर आप बात करें तो एमिशन और डिस्चार्ज के ऊपर प्रोहिबिशन लगा सकते हैं किसी भी लाइक आप ये कह सकते हो कि क्वांटम के ऊपर। देन यहाँ पर इंस्पेक्शन और कलेक्शन सैंपल के ऊपर भी बात की गई है कि भाई यहाँ पर सस्पेक्टेड पोल्यूटर के सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हो आप। देन पेनल्टी इम्पोज करने की भी बात की गई है इस एक्ट के अंडर। वैसे यूनाइटेड नेशन जो आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट, उससे कहीं ना कहीं ये इंस्पायर्ड है, क्योंकि सबसे पहला एक्ट आपका वाटर एक्ट आया था, फिर उसके बाद एयर एक्ट आया था, एंड थर्ड वन वाज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये तीनों एक ही सीरीज के हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इटली, जहां पर अबव 65 पॉपुलेशन अब इंक्रीज पे है। तो ये कहा जाता है कि भी वर्किंग पॉपुलेशन 20% से नीचे चली जाएगी एंड 65 अबव 34% के आसपास आ जाएगी। अब इटली की बात की जाए तो ये इटली का मैप आपको देखने को मिल रहा है। सिसिली आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर माउंट स्ट्रॉम्बली है जो कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन के नाम से जाना जाता है। एंड उसके अलावा ये एड्रियाटिक सी है, आइनियन सी है, तरीनियन सी है, ये लिंगुरियन सी है, लिंगुरियन सी। दिस इज़ एल्प जो कहीं ना कहीं इसे ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के लाइक अलग करता है। देन
ये एपनीज माउंटेन है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज देखने को मिलते हैं, तो क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड एंड इस साइड फ्रांस आ जाता है। ये फ्रांस का ही एक आइलैंड है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दीज आर द थिंग्स जो आज के वीडियो में हमें डिस्कस करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर एवरीवन, बाय।